नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें आज की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलता हूँ छत्तीसगढ़ साल 2006 में। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है ललित। ललित उस टाइम जवान थे और एक गोदाम के मालिक के पास ट्रक ड्राइवरी का नौकरी करते थे। सैलरी कोई विशेष नहीं था, जैसे तैसे अपना काम कर रहे थे। जब भी अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने के कहते तो मना तो नहीं करता था, लेकिन देता भी नहीं था, बढ़ाता था। और ऊपर से सैलरी 2 महीने में देता था। 1 महीने की सैलरी रोक करके कि कहीं कोई अब भाग ना जाए, काम छोड़ करके चला ना जाए। डरता था, लेकिन इतना कंजूस था कि ना तो एडवांस देता था ना ही सैलरी बढ़ाता था। अब मेरा जो घर परिवार था ना, मैं कैसे चलाता था, मुझे उस चीज़ का अब आज पता है। मेरे जो पिता थे ना, शुरू में तो बड़ा अच्छे काम करते थे, राजमिस्त्री थे। जो भी पैसा कमाते थे घर में मेरी माँ को ला के देते थे। लेकिन पिछले 2 साल से ना जाने कैसी साथ संगत उनको पकड़ा गई कि वो दारू के चक्कर में लग गए। अब आधा से अधिक उनकी कमाई जो थी ना, दारू और चखने में अब लगती थी, ख़त्म होती थी। और घर में क्लेश अलग से होता था। माँ जब उनसे पैसे मांगती पूरा, तो माँ से झगड़ा करने लगती। अभी मेरी जो छोटी बहन थी शादी करने लायक हो गई थी, और हमारी माँ का टेंशन जो था अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब था। माँ चाहती थी कि पैसा कौड़ी जोड़ा जाए, तभी तो बिटिया की शादी कर पाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी को दारू से फुर्सत मिले तब ना। सुबह निकलते अपने काम पर टिफिन लेकर के, और रात में जब लौटते शाम के बाद में हिलते डुलते नजर आते। दारू पी करके टुल्ली। घर में क्या हो रहा कोई उनको मतलब नहीं। घर पर आते और अच्छे अच्छे खाने का फरमाइश करते। अगर माँ नहीं देती तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। खैर, ये इस कहानी को हम यहीं छोड़ते हैं। मैं जो बता रहा हूँ ना कि मैं ट्रक ड्राइवर था और एक सेठ के पास में गोदाम का मालिक था, बड़ा कंजूस था। जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, हम 5-6 ड्राइवर थे और सबके साथ में वही व्यवहार करता था। बड़ा मीठी बोली थी, लगता था कि शहद से घोल करके जबान से बोल रहा हूँ। जरा भी बोली में कड़कपन नहीं थी। प्यार से बोलता था, प्यार से काम निकालता था। लेकिन उस कंजूस इतना था कि किसी को ज़रूरत पड़ने पर एडवांस भी नहीं देता था। कहता कि अभी पैसा है ही नहीं मेरे पास में, पीछे से पैसा आया ही नहीं, टालता रहता था। मैं अब बड़ा ही मुसीबत में अब पड़ा हुआ था। बहन की शादी, रिश्ता तय हो चुका था। माँ जितना पैसे इकट्ठा कर रखी थी, अब उसमें बात बनने वाली नहीं थी। अब मैं भी अपना कंजूस सेठ से अब सब कुछ बात किया, तो मना भी नहीं कर रहा था, ना देने को राजी हो रहा था। अब मैं जानता था कि ये देने वाले नहीं, इसके भरोसे में रहूँगा तो हमारी बहन की शादी हो नहीं पाएगा। मुझे और कोई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ से कुछ कर्ज मिल जाए, कुछ ऋण मिल जाए, ताकि हम अपना बहन की शादी करा सकें। लेकिन गरीब आदमी को कौन देखता है, कौन भाई कर्ज देगा। अब उनको कोई जमानत चाहिए। अब हमारे पास में ऐसा कुछ था ही नहीं, खेती बाड़ी तो था ही नहीं। बस ले दे के अपना एक घर था और एक आंगन था। आज जो खेती बाड़ी थी वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, दादाजी के राज में। अब तो पिता बस डेली मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे। अब राजमिस्त्री का काम करते थे, जो भी कमाते थे पहले तो दिया करते थे, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब आधा से अधिक पैसा अपने ऊपर में खर्च करते थे। तो पैसा जमा कहाँ हो तो कहाँ से। मैं बड़ा धर्म संकट में फंसा हुआ था कि अब बहन की शादी कैसे होगा। खैर, मैं जो अपना ट्रक कहीं भी लेके चलता, गोदाम से माल लेकर के, सेठ के गोदाम से, और जब मेरा ट्रक खाली हो जाता था ना, तो मालिक का कहना था कि देखो, चाहे रात हो या कोई टाइम हो, ट्रक हमारे गोदाम के पास में लगना चाहिए। उसके लिए विशेष उसने इंतजाम कर रखा था। वहाँ पर चौकीदार रहता था और ड्राइवरों के सोने के लिए व्यवस्था भी होता था। लेकिन मैं जो था ना, मैं एक किराए के घर में रहता था। शुरू से ही मुझे उस जगह पर रहना अच्छा नहीं लगता था। वो जो जगह थी मच्छरों से भरी हुई थी, ना तो पंखा चलता था और ना ऐसा कुछ प्रबंध था। तो मैं अपने किराए के कमरे में रहता था और वहाँ से मेरा जो गांव था ना, लगभग 6 घंटे का रास्ता था। 6 घंटे में अपने गांव हम मज़े से पहुँच सकते थे।
ट्रक ड्राइवरी का काम था। अब वैसे ही मैं इस काम में लगा हुआ था। अब मेरे पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। घर में वही बहन की शादी, चिंता मेरे सर पर सवार, लेकिन पैसे का कहीं जुगाड़ नहीं हो पा रहा। मैं जब ट्रक लेकर निकलता था ना गोदाम से, तो एक जगह पर मैं पानी भरने के लिए रुकता था। एक पेड़ था बरगद का और उसके सामने एक मकान बना हुआ था। मकान तो बने हुए मैं देख रहा था कि 2-2.5 साल हो चुका है, लेकिन कभी दिन के टाइम में मैं उस मकान में चहल पहल नहीं देखा। अगर कोई होता उस मकान में तो जरूर नजर आता, लेकिन मुझे नजर नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब मैं रात को लौटता था, वहाँ पर अपना ट्रक रोकता था, क्योंकि वो जो हैंडपम्प था उसका पानी बड़ा शीतल था और बड़ा मिठाई था। मैं पानी के लालच में ट्रक रोकता था, फिर अपनी बोतल भरता था, पानी पीता भी था, हाथ पैर धोता था। अचानक मुझे एक खिड़की पर रोशनी नजर आई। रोशनी का पूरा जो कमरा था ऊपर का, वो रोशनी से नहाया हुआ था। तब मुझे लगा कि अरे, ये तो दिन में लगता है कि यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन रात में यहाँ पर तो रोशनी नजर आ रही है। मतलब जिसका मकान है वो अब रहने के लिए आ गया। लेकिन मैं भी इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। मैं रुकता जरूर था वहाँ पर पानी भरने के लिए बोतल में, और फिर अपना काम किया और अपना ट्रक लेके चलता बना। एक रात मैं अब ऐसे ही ट्रक चला करके बाहर से आया था। ट्रक खाली थी और गोदाम पर हमें अब ट्रक लगाना था, और इसके बाद चाबी चौकीदार को पकड़ा करके अब मैं स्वतंत्र हो जाना था। मैं अपनी पुरानी साइकिल वहाँ से उठाना और फिर उसी रास्ते से मैं आ जाता था अपनी कॉलोनी में, जहाँ पर मेरा किराए का घर था, और इसके बाद मैं सुकून से नींद ले सकता था। ड्राइवरी के काम में इतनी थकावट हो जाती थी कि मुझे तो बस सोने का ही दिल करता था। जब भी मौका मिलता था मैं सोने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे ऐसा था ना कि जब तक मैं अपने घर के चारपाई पर पैर पसार के सही ढंग से ना सोना तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। और वही हुआ। उस रात में अभी गोदाम पर पहुंचा ही नहीं था। अब मैं अपने उसी जगह पर जहाँ हैंडपम्प था वहाँ पर ट्रक रोका, ताज़ा पानी भरा, कुछ पानी पिया भी, हाथ पैर धो करके अब अपने आप को थोड़ा फ्रेश किया। अचानक मैं उस मकान की तरफ देखता हूँ, रोशनी नज़र आ रही थी, और वो जो बालकनी थी ना, खिड़की खुली हुई थी, दरवाज़ा भी खुला था बालकनी का, और उसमें एक लड़की टहल रही थी। देखने में खूबसूरत लड़की, ज़्यादा दूरी पर नहीं था घर, वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। और ऊपर से चांदनी रात भी थी, उजाला था चांद का, तो मुझे अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही थी। जब मैं उस लड़की को देखा ना, तो एक पल में मैं देखता ही रह गया था। भगवान ने बड़ा फुर्सत से उसको बनाया था। मैं तो कल्पना किया करता था कि मेरी पत्नी अगर मेरी शादी अगर मेरी शादी जब होती तो मेरी पत्नी ऐसी ही होती। जैसा मेरा कल्पना था ना, अब मेरी कल्पना का साकार वो लड़की कर रही थी। वही सब जो मैं सोचा करता था कि मेरी पत्नी का हाइट ऐसा होना चाहिए, अब पत्नी का बाल बिखरे हुए और लंबी होना चाहिए, सब कुछ भगवान ने मेरे सामने जैसे खड़ा कर दिया हो। मैं तो देखता ही रह गया था उसके सौंदर्य को, और मैं एक ट्रक देखता घूरता, बस जैसे जादू में बंधा हुआ हूँ। मैं कहीं और नहीं देख रहा हूँ। और लड़की भी जो टहल रही थी, जब मैं उसको घूरने लगा तो वो भी मेरी तरफ देखने लगी। हम दोनों को आंखें मिलती हैं, और कुछ देर के बाद लड़की मुस्कुराती है। मैं जब उसका मुस्कुराहट देखता हूँ ना, तो अंदर अब मेरे शरीर में झंझनाहट सी महसूस होती है। मुझे लगा कि कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया लड़की से। दिल के अंदर जैसे घंटी सी बज रही है, क्या ये ऐसे ही प्यार होता है? मुझे तो ऐसा ही एहसास हुआ था। मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ इस नज़र से देखा नहीं, और आज मैं जो देखा ना, तो देखते ही रह गया। वो लड़की मेरे दिल को भा चुकी थी, इतनी सुंदर थी, तो मैं तो उस पर फिदा हो गया था। और वो लड़की जब मुस्कुराई ना, तो मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझने लगा कि शायद वो लड़की मुझ पर आकर्षित है। मैं तो हूँ ही, लेकिन वो भी मुझ पर आकर्षित है। लेकिन अभी मुझे ट्रक अपने गोदाम पर जाके खड़ा करना था, चौकीदार को चाबी देना था,
अब फिर अपने साइकिल उठा करके अब फिर इसी रास्ते से वापस आना था। लड़की से कोई बातचीत नहीं हुई। लड़की भी बालकनी में खड़ी थी और तब तक मैं अपने देखते हुए कुछ देर तक नज़ारा लिया और फिर अपने ट्रक में सवार हो गया। मैं ट्रक चलाते हुए भी उस लड़की को खिड़की से झांक करके देखता जा रहा था और वो लड़की मुझे बाय बाय कर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं समझा कि आज तो ललित तेरा नसीब खुल गया है। जैसा तू लड़की की कल्पना करता था मन में कि मेरी शादी हो तो ऐसी लड़की होना चाहिए, देख भगवान ने बना दिया है। आज तेरे सामने खड़ी है। अब तो उससे दोस्ती कर। अब इसका आगे काम भगवान तो थोड़ी करेंगे, वो तो तुझे ही करना पड़ेगा। और वो लड़की भी तुझ पर आकर्षित है तो देर क्यों करता है। मेरे मन में अब जैसे अनार दाना फूट रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। अब मैं ट्रक चलाते हुए कब अपने गोदाम पर पहुंच गया, मुझे समय का आभास ही नहीं हुआ। ट्रक रोकता हूं, चौकीदार को जल्दी से चाबी पकड़ाता हूं। हालांकि मैं वहां पर कुछ देर बैठता था, चौकीदार से बातचीत करता था, तब मैं चलता था। लेकिन आज मुझे बड़ी जल्दी थी। मैं अपना साइकिल उठाता हूं तो चौकीदार कहता है, अरे ललित भैया, आज थोड़ी देर रुकोगे नहीं क्या? बैठो, कुछ देर बात करते हैं। अब तो रात हो ही गई है, अब तो घर पर जाकर आराम ही करोगे ना। तब मैं उसकी तरफ मुस्कुरा के कहता हूँ कि नहीं, आज नहीं, मुझे आज ज़रूरी काम है, आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ। चौकीदार मुझे रोकता रह गया, लेकिन मैं रुका नहीं। साइकिल चलाते हुए अब फिर उसी जगह पर आ गया हूँ। जब मैं आकर के खड़ा होता हूँ ना उस हैंडपंप के पास में, साइकिल रोक देता हूँ। प्यास तो लगी नहीं थी। अब झूठ मूठ का मैं हैंडपंप चला रहा हूँ ताकि हैंडपंप चलाने से शोर हो और वो जो लड़की अंदर है बाहर निकल आए, अपनी बालकनी में आ जाए। अब फिर मैं उससे कुछ बात करूं। मन में बड़ा बेचैनी हो रही थी, घबराहट भी हो रही थी। पहला प्यार था ना, मैं आज तक ऐसी नज़र से किसी लड़की को देखा नहीं था, तो ये घबराहट तो होना अब लाजमी ही था। जब मैं हैंडपंप चलाने लगा ना, वाकई में उस बालकनी जो दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुलता है। अब फिर वो लड़की बालकनी में आके खड़ी हो जाती है, अब मेरी तरफ देखने लगती है। अब मैं तो बस ऐसे ही हैंडपंप को चलाई जा रहा था। जब लड़की बालकनी में आके खड़ी हो जाती है ना, तो मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता हूँ। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा उसके नज़दीक पहुँच जाऊँ, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं इसका परिवार के लोग जग गए तब मेरा क्या होगा। वो लोग तो मेरी पिटाई कर देंगे। इस चीज़ से मैं खौफ खा रहा था। मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस लड़की से बातचीत करूं। लड़की भी शायद मेरी मजबूरी समझ रही थी और वहीं से देख करके मुझे मुस्कुरा रही थी। कब तक हम खड़े रहे, वो भी बालकनी में खड़ी रही और फिर हम इशारे में बात करने लगे। अब बात करते करते कितना समय बीत गया, मैं तो आश्चर्य में था। तब वो लड़की मुझे बाय बाय करने लगी, मतलब तुम अब जाओ। फिर कल हम इशारा किया, मैं उसका इशारा समझ चुका था। अब उसने जो इशारा किया था कि कल हम फिर मिलेंगे, फिर हमारी बातचीत होगी। मैं खुशी मन से अपने घर पहुंच जाता हूं और उसी लड़की के सपने देखने लगता हूं जैसे मेरे सामने खड़ी हो। मैं उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा हूं। कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चलता है। सुबह होते ही फ्रेश होकर के अब फिर अपना साइकिल उठाता हूँ और उसी रास्ते से चल देता हूँ। उसी पेड़ के पास, उसी मकान के सामने जो हैंडपंप होता है, अपनी साइकिल खड़ा करके और हैंडपंप चलाने लगता हूँ। लेकिन मुझे देख करके आश्चर्य होता है कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई उस घर में हो ही ना हो। बालकनी का दरवाज़ा बंद था, मेन गेट बंद था, जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं हो। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, रात को मैं उस लड़की से मिला था। ऐसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन इशारे में बहुत कुछ बात हो चुकी थी। आज तो हम लोग फिर मिलने वाले थे। अब मैं वही सोचता हूँ तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। आखिर ये लोग हैं कहाँ पर, नज़र क्यों नहीं आ रहे, परिवार के लोग कहाँ हैं। मुझे तो उस लड़की से मतलब था, परिवार को तो मैं देखना भी नहीं चाह रहा था कि परिवार मेरे सामने आए। मैं उस लड़की के दर्शन करना चाहता था, मिलना चाहता था कि अगर सुबह सुबह देख लूँगा तो मेरा सारा दिन बन जाएगा। लेकिन वो लड़की बालकनी में नज़र नहीं आ रही थी, ना तो नीचे गेट पर,
हाँ, तब मैं कुछ देर हैंड पंप चलाता रहता हूँ। अब वो आवाज़ करता रहता है। अब मुझे लगता है कि अभी आएगी अभी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, तब मैं समय देखता हूँ, अरे लेट हो जाऊँगा। हाँ, तब अपनी साइकिल चलाते हुए गोदाम पर पहुँच जाता हूँ। थोड़ा सा मन में चिंता था कि आखिर दिन के टाइम ये लोग कहाँ चले गए। हो सकता है कहीं बाहर चले गए होंगे, पूरा परिवार। और वो जो घर था ना, पुराना 2 साल का था। 2 साल से घर बना हुआ था। अब उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ पानी पीता था। वहाँ पर पानी बहुत मीठा था, शीतल था, और वो उसे ही मतलब था। और उससे पहले मैं उस लड़की को कभी देखा नहीं था। मैं अपने गोदाम पर पहुँचता हूँ। अब चौकीदार से चाबी मांगता हूँ। फिर वो कहता है, बैठो, कल बड़ा जल्दी में थे, क्या कोई विशेष बात थी क्या? जल्दी जल्दी भाग गए, मैं रोकता रह गया। तब मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, हाँ कुछ ऐसा ही काम था, मैं इसलिए निकल गया था। वो पूछना चाहता था कि आखिर तुम अकेले रहते, रात के टाइम ऐसा कोई कौन सा काम आ गया। वो भी मेरे हम उम्र का था, थोड़ा सा अब उम्र में बड़ा होगा, मजाकिया किस्म का था। मजाक मजाक में कहने लगा कि कहीं आँख तो नहीं लड़ गई है किसी लड़की से। मैं शर्मा गया और कहने लगा, अरे नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है, जब होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब इसके बाद तो अपना काम शुरू हो जाता है, गोदाम से माल उठाना और जहाँ जहाँ का ऑर्डर है वहाँ वहाँ छोड़ के आना। और उसके बाद मुझे फुर्सत मिलती नहीं थी। 3-4 चक्कर गोदाम से अब जहाँ जहाँ माल छोड़ना होता था तो इतना तो लग ही जाता था। कभी 3 चक्कर, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 चक्कर, और कभी कभी तो हफ्ता 10 दिन में 2 ही चक्कर लगता था। अब ये तो चलता रहता था। लेकिन मैं दिन के टाइम में अब वहाँ विशेष टाइम देता नहीं था। मुझे मालूम था कि लड़की तो रात को मिलेगी, क्योंकि दिन के टाइम में आना नहीं चाहती सामने। और वही होता है। फिर रात जैसे होती है, मैं अपना ट्रक लेकर के बाहर से माल खाली करके लौटता हूँ। और उस रात को थोड़ा लेट भी हो चुका था। जब मैं उस घर के सामने पहुँचता हूँ, उसके हैंडपंप के पास में, और तब तक वो घर जो था ना, अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे लगा कि आज लेट हो चुका है, लड़की सो गई होगी। चलो एक बार ट्राई करते हैं, हैंडपंप चलाते हैं, क्या पता आवाज़ सुन करके लड़की की आँख खुल जाए और फिर आ भी जाए। वही करता हूँ। कुछ देर तक मैं हैंडपंप चलाता रहता हूँ, उसकी करर करर आवाज़ चलती रहती है। और वही होता है, लाइट जल जाती है, रोशनी हो जाती है, मेरा दिल धक धक करने लगता है। तब वो लड़की बालकनी में नजर आती है। वही अंदाज, वही कपड़ा लत्ता, पहनावा, सब कुछ वही स्टाइल, बाल खुले हुए, हवा चल रहा तो लहरा रहा है। मैं तो बस देखते ही रह जाता हूँ, उसकी सुंदर को बस निहारता ही रहता हूँ। आखिरकार पहली बार उस लड़की का आवाज़ सुनता हूँ। पहले तो इशारा करके नज़दीक बुलाती है और मैं चला भी जाता हूँ, जादू से बंधा हुआ, जैसे मुझ घर के परिवार का कोई फिक्र ना हो कि वो जाग जाएंगे तो अब मेरा क्या हाल होगा। जैसे मैं एक माया जाल में फंस चुका हूँ। और जैसी लड़की इशारा करके बुलाती है ना, मैं बिल्कुल उसके दीवार के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। और वहाँ से बालकनी जो थी ना, ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, बिल्कुल उस लड़की से और मेरे बीच में बहुत कम फासला था। वो ऊपर में थी और मैं नीचे में था। अब हमारी आंखें बिल्कुल मिली हुई थी। लड़की मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम यहाँ पर हमेशा रुकती हो। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। तब मैं अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, हाँ, यहाँ का जो शीतल जल है ना, मैं हमेशा पीता रहता हूँ। जब भी मैं अपना ट्रक छोड़ करके माल आता हूँ ना, तो यहीं पर अपना पानी का बोतल भरता हूँ, कुछ देर सुस्ताता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर अपना ट्रक लेके चल पड़ता हूँ। लड़की अब मुझसे पूछने लगी कि कब से ट्रक चला रही हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, कितना इनकम तुम्हारी होती है, और इसके बाद तुम रात में क्यों चलते हो, दिन में क्यों नहीं चलते। मैं बताने लगा कि मैं तो सुबह से ही काम में लग जाता हूँ। अगर मैं सुबह से ना लगूँ तो हमें तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बिना पैसे का।
2 महीने का मेरी सैलरी चली जाएगी। हाँ, मैं अभी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी बहन के बारे में बताने लगा कि अभी मेरा बहन का शादी होना है और उसके लिए पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपनी जो भी दुख तकलीफ था अब उस लड़की से शेयर करने लगा। लड़की बड़ा प्रभावित हो रही थी। अब मेरे ही बारे में ज़्यादा वो सवाल कर रही थी। आज जब मैं पूरा ईमानदारी से प्रत्येक उसके सवाल का जवाब दे रहा था, मैं बताने लगा कि मेरे हाथ में धन दौलत का जैसे रेखा ही नहीं है। मैं कमाता हूँ पैसा, लेकिन इतना पैसा में होता क्या है आजकल में। मेरा सेठ है जो पैसा बढ़ाता नहीं, 2-2 महीने का सैलरी रोक रखता है, एडवांस मांगते देता नहीं। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन मैं अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आता है। जिंदगी मेरा ऐसे ही चल रही है। लड़की मेरी बात सुन करके सोच में डूबी हुई थी। हाँ, तब वो कहने लगी कि ठीक है, आज जाओ, कल तुम आओगे ना तो फिर हम बात करेंगे। मैं उस लड़की से और बात करना चाहता हूँ, लेकिन लड़की कह रही थी कि जाओ, तो मुझे जाना ही पड़ा। फिर मैं अब चल पड़ता हूँ अपने जगह पर। पिछली रात निकल गई थी, मैं बहुत खुश था उससे मिल करके। अब तो बातचीत भी होने लगी थी। फिर आज की रात वैसे ही लेट हो जाती है। मैं उस जगह पर ट्रक रोकता हूँ और फिर हैंडपंप चलाने लगता हूँ। आज भी उस जगह पर अंधेरा, वो जैसे घर अंधेरे से भरा हुआ है, उजाला था ही नहीं वहाँ पर। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। आज जब मैं हैंडपंप चलाता हूँ ना, तब वो बालकनी में लाइट जल जाती है, रोशनी हो जाती है। लड़की अपने बाल संवारते हुए बाहर निकलती है। मैं उसको जब देखता हूँ ना कि हाँ बालकनी में आ गई, तब मैं लगभग दौड़ता हुआ बालकनी के छज्जे के नीचे पहुँच जाता हूँ। मुझे देख के मुस्कुराती है। कहने लगी आज तो बहुत लेट हो गया, कहीं दूर चले गए थे क्या? तब मैं बताया कि हाँ, ट्रक ड्राइवर हूँ ना, अब जहाँ जहाँ मेरा सेठ भेजेगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, अब मना नहीं कर सकती ना। तब वो कहती कि तुम सोते कब हो, कितना टाइम सोते हो? अब यही सब कुछ ऐसे ही सवाल जवाब मुझसे करने लगी, जिसका मैं ईमानदारी से अब जवाब देने लगा था। कुछ देर तक बात मैं करता रहा। तब मुझे कुछ याद आ गया। ये सवाल मैं कल भी पूछना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था। मैं उस लड़की से पूछता हूँ धीरे से, आप इस जगह पर अकेली रहती हो? आपका परिवार दिखाई नहीं देता है। आज सुबह के टाइम में आप लोग नज़र नहीं आते, तो रात यहाँ गुजारते हो, आज सुबह कहीं और चले जाते हो क्या? लड़की हंस पड़ती है। कहती नहीं नहीं, मैं तो यहीं पर रहती हूँ, मेरा परिवार भी यहीं रहता है। परिवार से मिलना है क्या, जगाऊँ मैं? तब मैं डर जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना। अब इसके बाद फिर वही प्यार मोहब्बत की बातें, लेकिन अभी हम दूरी हमारी थी। वो बालकनी के ऊपर, मैं सड़क के नीचे, सड़क के पास, यानी उस बालकनी के छज्जे के नीचे दूरी से बात हुआ करती थी। अब मुझे उस लड़की से मिलना चाहता था, बिल्कुल नज़दीक उसको छूना चाहता था, उसको महसूस करना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा मौका नहीं आ रहा था। तब मैं उससे कहने लगा जाते जाते कि क्या आप कभी नीचे भी आओगी या ऊपर से ही बात करती रहोगी? तब वो कहने लगी कि कल आना, फिर मैं बताती हूँ। अब उसके बाद मैं अपने रास्ते और वो अपना घर के अंदर। ऐसे ही रातें अब मेरी गुजर चुकी थी। अब मैं उसकी लड़की के ख्यालों में अपने कमरे में था, उसी के बारे में मैं सोचता जा रहा था। कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी समझदार है, कितनी समझदार से बातें करती है, कितनी मीठी आवाज़ है। मैं सोचता रहा, कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब इसके बाद फिर वही सिलसिला, सुबह जाता हूँ, ट्रक खड़ा करता हूँ और पानी भरता हूँ, चलाते रहता हूँ हैंडपंप, लेकिन बालकनी में नहीं आती, ना उनके परिवार दिखता है। उस मकान में कोई रहता है मुझे आज तक नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि भाई ये लोग पैसे वाले लोग हैं, सो रहे होंगे भाई, अभी तो सुबह सुबह हुआ है, हमारे जैसे सब कोई थोड़ी है कि अपने काम में लग जाता है। मुझे लगा कि अब गोदाम से अब निकल चुका हूँ, अब ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है, अब आगे की तरफ हमें अपने मंजिल की तरफ चलना चाहिए। निकल जाता हूँ और 2-3 चक्कर लगता है डेली का। जब भी आता हूँ थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता हूँ, देखता रहता हूँ। तब दिन का टाइम होता है, लड़की दिखाई नहीं पड़ती है, ना परिवार के लोग,
लेकिन मैं उस लड़की के प्यार में इतना खोया हुआ था ना कि मैं उनके परिवार से कोई मतलब ही नहीं था। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था कि परिवार उनका ना ही दिखे तो भी मेरे लिए बढ़िया था। राहत होती है। मेरा चक्कर समाप्त हो गया था। आज मैं थका हुआ भी था और उस लड़की से मिलना भी था। तो उसी जगह पर आकर के अपना ट्रक रोकता, हैंडपंप चलाता हूँ, तब वो लड़की बालकनी में आ जाती है। रोशनी हो जाता है, अब आके खड़ी हो जाती है। मैं उसके करीब पहुँचता हूँ और बातचीत करने लगती है। तब मैं उससे कहता हूँ कि नीचे तो आओ, बहुत दिन हो गया हम लोग, तुम ऊपर बालकनी में, मैं नीचे। अरे नीचे उतरो और हम कहीं बैठ कर के आराम से बात करेंगे, एक दूसरे को अब देखेंगे समझेंगे, तभी तो प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तब उसका चेहरा उतर गया था, जैसे मैंने कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कुछ देर के लिए उसका चेहरा सन्न पड़ गया था, बोलती बंद हो गई थी। जो चहक चहक के बात कर रही थी ना, अब कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अचानक मैंने ऐसा कौन सा बात कर दिया, अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मैं उससे पूछने लगा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं किया, अचानक आपका चेहरा क्यों उतर गया, चेहरा क्यों मुरझा गया, क्या बात है आप बताइए तो सही। तब वो कहने लगी कि देखो मैं कहूँगी ना तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं कहने लगा अरे हाँ हाँ मैं विश्वास करूँगा ना, आप बोलो तो सही, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, जो मैं हल कर सकने वाला था तो मैं ज़रूर हल करूँगा, आप बताओ तो सही। तब वो कहने लगी कि देखो अब मैं इस बालकनी से नीचे नहीं आ सकती। मैं उसकी बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। क्यों नहीं आ सकती भाई? मुझे लगा कि परिवार के लोग नीचे होंगे और वो जाने नहीं देंगे, डर रही होगी लड़की। तब मैं कहने लगा कि अरे भाई सो रहे होंगे इस रात को, देखो आधी रात होने जा रही है। तब वो कहती कि नहीं वो बात नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं है, इस घर में कोई रहता भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर के मैं बड़ा अब अजीब नज़रों से उसको देखने लगता हूँ कि ये बहकी बहकी बात कर रही है, कहीं नशा में तो नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पूछता हूँ कि आपको अब बालकनी में दिखाई देती तो नीचे क्यों नहीं आती, कौन रोकता है आपको। तब वो कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नीचे नहीं आ सकती, तुम मेरी बात पर विश्वास यकीन नहीं कर सकती। मैं कहने लगा कि मैं करूँगा, आप बोलो तो सही, आप हुक्म तो करो, क्या दुख है क्या तकलीफ है, मैं ज़रूर करूँगा। मैं भी जोश में था, जवानी का जोश था, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था आगे पीछे क्या होगा। बस मेरे लिए तो लड़की बहुमूल्य थी, मैं उसको हद तक प्यार करता था, किसी हद तक जा सकता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो मेरे दिमाग दिल में समाई हुई थी और उसको मैं ना देखूँ ना तो मुझे चैन भी नहीं पड़ता था। ना जाने उस लड़की ने मेरे ऊपर में ऐसा कौन सा जादू कर दिया था। आखिरकार वो लड़की मैं जब देखता हूँ ना, चेहरा मुरझाया हुआ, कहती है कि ये काम करो तुम ऊपर आ जाओ। मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही है, मैं इसके घर में घुसूंगा, परिवार वाले होंगे, अब मुझे दबोच लेंगे। नहीं नहीं मुझे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं अपने आप को रोकता हूँ कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, आप नीचे आ जाओ। तब कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नीचे आ नहीं सकती। तब मैं कहता हूँ कि अगर मैं अंदर आया, जीने पर चढ़ा और आपके परिवार के लोग जाग गए तब क्या होगा, वो तो चोर समझ करके मेरी कुटाई कर देंगे। लड़की हंसने लगी, कहने लगी ऐसी बात नहीं है, इस घर में ऐसा कोई रहता ही नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन करो, विश्वास करो, आ जाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, ऊपर आ जाओ। जब मैं उस लड़की की बात समझता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आखिर इस जगह पर एकांत घर में ये लड़की अकेली क्या कर रही है, इसके परिवार वाले कहाँ हैं, इतना बड़ा घर है अकेली रहती है। मैं कुछ देर तक सोचता हूँ, जब लड़की बार बार इशारा करने लगती है, बोलती भी है कि ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। तब मैं दिल कड़ा करके अब जीना चढ़ने लगता हूँ। जीना बाहर से ही था और मैं जीना पर चढ़ जाता हूँ, ऊपर पहुँचता हूँ। लड़की मुझे बालकनी में खड़ी दिखाई दी और जैसे मुझे देखती है अब वो गलियारे में आ जाती है।
हाथ दौड़ करके मुझसे लिपट जाती है। उसके शरीर से जैसे खुशबू फूट रहा था। मेरे को तो लग रहा था कि मैं मदहोश हो जाऊंगा और मैं ऐसा उस लड़की के बंधन में बंधा हुआ था। दोनों हाथ से मुझे जकड़ रखी थी, जैसे हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं और हम आज जाकर के मिल रहे हैं। ना तो वो मुझे छोड़ रही थी और ना मैं उसको छोड़ रहा था। मेरे पास भी आज बड़े दिनों के बाद अवसर मिला था और इस अवसर को मैं चूकना नहीं चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार कब तक हम एक दूसरे को पकड़े रहें, खड़ा रहें। आखिरकार लड़की ही बोलती है, अरे मुझे छोड़ो तो सही, इतना कस के पकड़े हो मुझे दर्द हो रहा है। और तब मैं हंसते हुए छोड़ देता हूँ। और तब लड़की मेरा हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में ले जाती है। मैं देखता हूँ जो कमरा है ना, बस ऐसे ही सामान्य सा कमरा दिखाई देता है। विशेष उसमें कुछ नहीं होता है। एक अब पुराना सा पलंग होता है और वो पलंग पर अब ऐसे ही मुझे बिठा देती है और मैं भी बैठ जाता हूँ। वो भी मेरे पास में आके बैठ जाती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। मुझे डर लगता था। मैं पूछने लगा कि कैसा आपको डर? आप जो भी डर रहे हैं मुझे बताइए, जो होगा मैं देख लूँगा। अतः वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ जरूर देखना। और तब मैं उसे पूछता हूँ कि आप नीचे क्यों नहीं आती थी? फिर चेहरा उसका उदास हो गया और कहने लगी, तुम मेरी दर्द को समझ नहीं पाओगे, ना तुम मेरे लिए कुछ कर पाओगे। मैं जोश में आ चुका था और कहने लगा कि आप एक बार बोल के तो देखिए, आप नीचे क्यों नहीं उतर सकती? मुझे करना क्या होगा आपको नीचे उतारने के लिए? तब वो कहने लगी कि मैं पूरी बात बताती हूँ, तब तुम शायद समझ पाओगे। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो कर सकते हो और नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस जगह से नीचे नहीं जा सकती। मैं उसकी बात सुनकर के भौचक्कर रह जाता हूँ। ऐसा क्या है भाई? ये जीना नहीं उतर सकती, सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, रोड पर नहीं जा सकती, खुले में सांस नहीं ले सकती, क्या इस घर में कैद रहती है? कौन रखता है इसको कैद? मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी। जिज्ञासा अपना शांत करने वाला था। अब मैं उससे पूछ रहा था कि बिना कुछ छिपाए हुए पूरी की पूरी आप घटना बताइए। अब फिर मैं सोचता हूँ। लड़की चुपचाप मेरे बगल में बैठी रही, बहुत नज़दीक थी। अब कहा जाए तो हम एक दूसरे के साथ चिपके हुए बैठे हुए थे। मेरे कंधे पर हाथ रखे थी, जैसे प्रेम का एहसास दे रही हो। हाँ, मैं भी उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जैसे मैं उसको सहारा दे रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, सदैव रहूँगा। तब वो लड़की धीरे धीरे बताना शुरू करती है। कहती है कि मेरी बात पर तुम हंसोगे और कहोगे कि तुम कैसी बात कर रही हो, आज के ज़माने में थोड़ी ऐसा होता है। तब मैं उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, आप बोलते जाओ, आप रुकना मत, मैं सुन रहा हूँ। लड़की अब बोलना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि देखिए, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। मैं सुंदर थी और मैं अपने घर में अकेली लड़की हूँ। अब एक सन्यासी साधु व्यक्ति हमारे गली में आया करता था और जब भी गली में आता था ना, तो मैं गली में खड़ी रहती थी और वो मुझे घूर कर देखता था। उसकी आंखों में कुछ चमक थी और उस चमक से मुझे बहुत डर लगता था। जब भी हमारे गली में भिक्षा मांगने आता था ना, तो मैं उसको देख करके भाग जाती थी। डर लगता था उससे। और वो हमारे दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता था, चिल्लाता रहता था कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। जब हमारा मम्मी, हम जाते थे भिक्षा देने के लिए, मेरी माँ, और तब वो भिक्षा मुझे पकड़ा देती थी कि जा बेटा, सन्यासी होंगे, बाबा होंगे, जा तू भिक्षा दिया। मैं मना करती थी कि माँ आप चले जाओ, लेकिन माँ मेरी सुनती नहीं थी। कहती थी जाओ तुम ही दे के आओ, मैं और कोई काम में लगी हुई हूँ। मैं डरती हुई हाथों से भिक्षा लेकर के, जो भी घर में होता था अन्न का दाना, और वो सब लेकर के मैं दरवाजे पहुँचती थी। वो अपना थैला अब ऐसे निकाल देता था कि डाल दो इसमें। अब मैं जब डालती थी ना, तो उस थैले में लगता था ना जैसे कोई हो। उसमें मुझे एक हाथ चलता हुआ दिखाई दिया था। अब मैं जब उसके थैले में अंदर देखी ना, तो मैं डर गई थी। मेरे जैसे अब सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। इतना डर मुझे उस टाइम आया था।
और वो सन्यासी टाइप का व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। और तब मैं घर के अंदर भाग गई। अपनी माँ की बताती हूँ कि माँ, मैं आज के बाद भिक्षा देने नहीं जाऊँगी। मैंने उसके थैले में ऐसे ऐसे चीज़ देखा। माँ हंस पड़ती है और कहती है, अरे नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तुम्हारी दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं अब ऐसे ही जो भी भिक्षा कोई देने आता था मैं डर जाती थी। अब इसके बाद वो जो सन्यासी था, सन्यासी जैसे दिखने वाला व्यक्ति, काला कपड़ा पहन कर रहता था। दोपहर के टाइम हमारे घर पर आता है और भिक्षा मांगता है। माँ सोई रहती है। अब मुझे कहती कि जा बेटा दिया। अब मैं दरवाज़ा खोल के अब भिक्षा लेके जाती हूँ, लेकिन डरी हुई हालात में। जैसे दरवाजे पर मैं जाती हूँ, अपना झोली खोल देता है कि डाल दो इसमें। उसकी निगाहें मेरी आंखों पे लगी होती है। और जैसे ही मैं अब डालती हूँ ना, तो उसमें से एक हाथ निकलता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है और फिर मुझे उसी थैले के अंदर खींच लेता है। अब मैं अपने आप को एक अंधेरी कोठरी में पाती हूँ और तब से मैं इसी जगह पर कैद हूँ। जब मैं उस लड़की की बात सुनता हूँ ना, तो मैं हंस पड़ता हूँ। अब मैं कहता हूँ, अरे बहुत हो गया मजाक, सीरियस हो जा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। लड़की अभी भी उदास है। हाँ, कह रही थी कि मैं कहती थी ना कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैं सच कह रही हूँ। उसी सन्यासी ने जो काला कपड़े पहन रखा था, अब मुझे ले आकर के इस कमरे में कैद कर दिया है। अब मैं अपने आप को इसी घर के अंदर पाई। अब मैं बेचैन हो गई। भागना चाहा तो भाग नहीं सकती। जीना उतरती हूँ तो ऐसा लगता है कि जीना में आग लगी हुई है। आग जलती हुई दिखाई देती है। जैसे मैं जीना पर पैर रखती हूँ ना, एक आग का भभका उठता है, जैसे लगता है कि मेरे शरीर को जला देगा। अब मैं इस घर में कैद हूँ बहुत दिनों से। मैं उसके बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मजाक कर रही है। लेकिन जब वो सीरियस हालत में बोल रही थी ना, तो मुझे सोचना पड़ा। और तब मैं उससे पूछने लगा, ये कितने सालों से हुआ है, कब से हुआ है? और तब वो कहने लगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरी माँ परेशान होगी, मुझे ढूंढ रही होगी। हाँ, मैं इस कमरे में कैद हूँ। जब मैंने आपको देखा ना हैंडपंप पर पानी भरते, तब मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। हाँ देखो, आप मेरे पास पहुँच गए। मैं उस लड़की का हाथ पकड़ता हूँ। हाँ, कहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा। अगर वो तंत्र मंत्र कर रखा है ना, तो मुझ पर उसका असर नहीं होता है। मैं जोश में था, लड़की के हाथ पकड़ कर चलने लगा, लेकिन लड़की डर गई। कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं जल जाऊंगी। आखिरकार मैं निराश हो गया कि अब करे तो क्या करें। अब मैं कैसे इस लड़की को नीचे ले जाऊं, खुली सांस, अब हवा में सांस लेने दूं। अब मैं तो बहुत कुछ उस लड़की के बारे में सोच लिया था। लड़की कब से इस घर में कैद थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ना उस लड़की को पता था कि अभी कुछ दिन हुए, कुछ साल हुए, कि कब हुआ, कुछ मालूम नहीं। वो तो जैसे किसी तंत्र मंत्र का चक्कर में आ चुकी थी, जो उसका कहना था। अब मैं उसके जाल में खुद फंस गया था। अब जो लड़की मुझसे करवाना चाहती थी, अब वो मेन मुद्दा पर आ गई थी। तब वो रोने लगी, कहने लगी, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, तुम जाओ, मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। मैं निराशा में भरा हुआ था कि आखिर मैं इस लड़की को मदद करूं तो कैसे करूं। मैं इसे प्रेम करता था, इसको पाना चाहता था। मैं इसको अपने घर लेके जाना चाहता था, इसे शादी करना चाहता था। ना जाने में कैसे कैसे सपने देख रखे थे उसके बारे में। मैं तो उसका हर मदद करना चाहता था। तब मैं पूछा कि मैं आपका मदद कैसे करूं। तब कहने लगी, देखो, तुम तांत्रिक तो हो नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें एक विशेष तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। एक तांत्रिक से जाओ जो अच्छा भला तांत्रिक है, और ऐसे ऐसे बात बोलना। अपने बारे में सब कुछ वो छिपा लेती है, और जो कहती है कि बस तुम्हें यही बताना है। अगर वो तांत्रिक मान जाता है तो तुम्हें जल देगा, और उस जल को ले आकर के
पूरा सीढ़ियों पर हर तरफ, इस कमरे के चारों तरफ छिड़क देना है। और इसके बाद जो तंत्र मंत्र है ना पुराना, वो खत्म हो जाएगा, मैं फिर आज़ाद हो जाऊंगी। इसके बाद मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी, तुम्हारी बहन की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी, तुम्हें गरीबी से बाहर निकालूंगी, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है। आप तो मैं उस लड़की से प्यार करता था और ऊपर से लड़की ने मुझे लालच भी दे दिया था। मैं तो अब सोच लिया था कि इस लड़की की मैं मदद जरूर करूंगा। आज जैसा उसने बताया था कि ऐसे ऐसे अब तांत्रिक के पास में जाओ, जो पहुंचा हुआ तांत्रिक हो, और उसे बताना कि हमारे घर को किसी ने बांध दिया है तंत्र मंत्र से। उस तंत्र मंत्र को हमें खत्म करना है, उस माया जाल को हटा देना है। अगर वो तांत्रिक मान जाता है तब वो जल दे देगा, अगर नहीं मानता है तो तुम्हें भगा देगा। फिर दूसरे तांत्रिक के पास जाना, अब वैसे ही बात करना जैसे तुम उसके पास में गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, और तब जाकर के वो तुम्हारी बात को समझेगा, पूछेगा कि आखिर उस जगह पर क्या हो रहा है। तब तुम बताना कि वो घर पहले किसी ने तंत्र मंत्र से बांध दिया था, लेकिन अब उस जगह को हमें आज़ाद कराना है, हम उसमें रहना चाहते हैं। अब ऐसी झूठी साची सच्ची बातें हमें बता करके वो जल हासिल करना था। तंत्र मंत्र से भरपूर जल मुझे चाहिए था। मैं उस लड़की के जाल में फंस चुका था। अब मैं उसको वादा किया कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें आज़ाद करा दूंगा। जो तुम कह रही हो, मैं ऐसी तांत्रिक को ढूंढूंगा और देखता हूँ कब तक मैं ये काम कर सकता हूँ। आज इसके बाद मैं तभी मिलूँगा, इससे पहले मैं आपको मिलूँगा नहीं। मैं उस लड़की से वादा करता हूँ और उसके बाद वो लड़की मुझसे लिपट जाती है, प्यार करती है। हाँ, मैं फिर रुक जाता हूँ। लड़की कहती है कि देखो रात ज़्यादा हो गई है, आप मेरे साथ में रात बिताओ। अब फिर वही होता है जो एक प्रेमी प्रेम का आप करते हैं। हम दोनों उसी कमरे में उसके बेड पर ही रात बिताते हैं। मेरे दिल का अरमान पूरा हो जाता है। अब तो मैं और जोशीला हो जाता हूँ कि नहीं, इस लड़की को मैं इस जगह पर रहने नहीं दूंगा। लड़की को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। ये लड़की तो मेरी मदद भी करने वाली है, मुझे अब अमीर बनाने वाली थी, मेरी बहन की शादी धूमधाम से करने वाली है, तो इसको तो आज़ाद में हर कीमत में कराऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं अब अपना ट्रक का काम कर रहा हूँ, लेकिन रास्ते में रुक रुक करके मैं तांत्रिकों को पता पूछ रहा हूँ कि यहाँ कोई बढ़िया तांत्रिक है। राहगीर चलते हुए लोगों से पूछता हूँ, तब कुछ लोग बताते हैं कि हाँ, इस गांव में रहता है, इस जगह पर रहता है। वहाँ मैं जाता हूँ। अब मैं झूठ मूठ की कहानी बताता हूँ कि हमारे घर को किसी ने बांध दिया था। अब मैं उस घर को आज़ाद करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आपका तंत्र मंत्र का सहारा चाहिए, जल चाहिए, ताकि मैं उस जल को छिड़काव करूँ और फिर वो तंत्र मंत्र टूट जाए। कई तांत्रिक मुझे मना करती है कि नहीं, हम ये काम नहीं करते, ये तो बहुत बड़ा जादू है, मैं इस तंत्र मंत्र को तोड़ नहीं सकता। तुम फलाने के पास जाओ और वो महान जादू जानता है, अच्छा विद्या जानता है, तुम उसके पास पहुँचो। इस तरह मैं भटकने लगा। पूरा 15 दिन तक भटकने के बाद काम भी करता रहा और ट्रक लेके जाता भी रहा। तब जाके एक महात्मा हमें मिले थे, वो भी रोड पर जा रहे थे, वो इसी साधु सन्यासी के भेष में। तब मैं उनके सामने पड़ जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं पूरी दुखड़ा सुनाता हूँ कि बाबा, हमारे घर पर किसी ने बंदिश कर लिया है, उस बंदिश को तोड़ना है, तो आप मेरी मदद कीजिए। वो पूछते हैं कि क्या होता है। अब मैं झूठ साच जो लड़की ने बताया था कि अब वहाँ पर बुरा बुरा माहौल हो जाता है, जैसे वहाँ पर आत्माएं नजर आने लगती है, हमारा परिवार डर जाता है, हम उस जगह पर रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते जब तक वो घेरा नहीं टूटता। तब बाबा मुझ पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम सच बोल रहे हो ना, कोई और काम के लिए तो जल लेकर नहीं जा रहे हो। तब मैं बाबा से कहता हूँ नहीं, जो मैंने बताया है उसी काम के लिए जल चाहिए। अब बाबा मान जाते हैं, फिर मुझे वो जल मुहैया करा देते हैं। जल को संभाल करके अब मैं रखता हूँ। मेरे लिए तो खजाना मिल गया था, मैं तो समझ लिया था कि अब क्या, अब तो खजाना मिल गया है,
जल को मैं छिड़काव करूँगा और उस लड़की को आज़ाद करा दूंगा। अब फिर मैं अपने साथ उसके घर ले जाऊंगा, उसकी माँ से मिलाऊंगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। मेरे मन में बहुत तरह का कल्पना चल रहा था। मैं कल्पनाएं बुनता रहता था और वही होता है। मैं जल लेकर के उस लड़की के पास पहुंचता हूं। रात के ही टाइम ट्रक खड़ा करता हूं और फिर मैं हैंडपंप चलाता हूं। हैंडपंप की आवाज़ सुनकर के लड़की बालकनी में आ जाती है। मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है जैसे चांद खिल गया हो। अब मैं चिल्ला के कहता हूं कि डरो मत, मैं उस जल का प्रबंध कर लिया, मैं ऊपर आ जाऊं। हाँ, तब लड़की कहती है हंसते हुए, हाँ हाँ जल्दी आओ, लेकिन पूरा रास्ते में जल का छिड़काव करते आना। मैं वैसे ही करता हूँ। अब वो बोतल खोल लेता हूँ जिसमें जल है और पूरा सीढ़ियों पर जल छिड़कते हुए आजू बाजू में छिड़काव करते हुए ऊपरी मंजिल में पहुँचता हूँ और उसके बाद मैं हर जगह पर जल का छिड़काव कर देता हूँ। और तब वो लड़की मुझसे लिपट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने अब देख लिया, मैं अब आज़ाद हो गई हूँ। अब इसके बाद उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मुझसे लिपट जाती है और फिर हम प्यार भी करते हैं। और फिर वो लड़की कहती है कि आप मुझे कहाँ लेके जाओगे। मैं कहता हूँ कि पहले मेरे घर पर चलो, हम रात वहीं गुजारेंगे और फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या होगा। लड़की पहली बार मेरे साथ अब वो सीढ़ियाँ उतरती है, लेकिन उसके जो पैर हैं ना अभी भी डगमगा रहे हैं, जैसे डर रही हो कहीं आपका भभका उठेगा और उसका बदन को जला देगा। लेकिन वो खत्म हो चुका था। जो भी किसी तांत्रिक के कारगुजारी थी, अब उसको मैंने विफल कर दिया था वो जल के द्वारा। अब वो लड़की पूरी तरह से स्वतंत्र थी, आज़ाद थी। अब मैं उसको लेकर के अब नीचे उतर आता हूँ। अब फिर मैं अपने घर लेके पहुँचता हूँ, अपने क्वार्टर में, भाड़े के क्वार्टर में। वहाँ मेरी गरीबी देखती है ना तो मुझ पर तरस खाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा गरीब हो। और तब मैं अपना फिर से दुखड़ा सुनाता हूँ और तब वो लड़की कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तूने मेरा मदद किया है और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे साथ अभी शादी नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। मैं हंस के कहता हूँ कि हाँ, मैं भला अभी कौन सा तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ, अभी तो मेरी बहन की शादी करनी है और इसके बाद मेरा नंबर आएगा। तब तक तुम तैयार भी रहना जैसा तुम कह रही हो। तब वो लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है ठीक है, लेकिन मुझे निकलना भी पड़ेगा, मुझे अपने घर भी जाना है, अपने माँ से मिलना भी है। तब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कहाँ मिलोगी, मैं क्या तुम्हारे घर पर आऊँ, अपने घर का एड्रेस बताओ, नाम पता बताओ। तब वो ना कर देती है कि नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ और तुम उस जगह पर रात को ही मिलना। वो जगह मेरे गांव से बिल्कुल करीब है और मैं वहाँ पर इंतज़ार करूँगी। एक दिन एक समय तय करती है और इसके बाद मैं उसको छोड़ कर आता हूँ उसी जगह पर। वो कहती है कि मेरा सामने में गांव है, मैं उसी गांव के रहने वाली है, लेकिन तुम मेरे साथ में अब मत जाना, बाकी जो होगा मैं अपने परिवार को, अपने माँ को सब कुछ संभाल लूँगी। मुझे लौटा देती है। मैं हंसी खुशी अपने घर आ जाता हूँ। अब इसके बाद वही मेरा काम का सिलसिला चालू हो जाता है, ट्रक चलाने लगता हूँ। अब बहन का शादी का टेंशन है। इसके बाद उस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। अब उसने जो टाइम दिया था और उसी टाइम पर 1 महीने के बाद मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ। पहुँच करके अब मैं वहाँ इंतज़ार करने लगता हूँ। उस गांव की जो रोशनी थी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस गांव से जो सड़क आ रही थी वो चांदनी रात थी और मुझे भी नज़र आ रही थी साफ साफ, लेकिन उस गांव से कोई मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा था। अचानक मेरे पीछे वो लड़की कब आ गई और मुझे बाहों में भर लिया, मैं तो देख ही नहीं पाया, उछल सा गया था। मैं भूत प्रेत से डरता नहीं था, लेकिन मैं मानता जरूर था। मेरी माँ का कहना था कि भूत प्रेत होते हैं। मैं कई बार भूत प्रेत को देख चुकी हूँ। जब माँ ने देखा था तो बात सत्य होगा, तो मैं इनकार नहीं करता था। लेकिन आज तक मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, लेकिन इनको जानता जरूर था। माँ की नज़रों में ये थे तो मेरे लिए भी थे। तंत्र मंत्र पर मैं पूरा यकीन करता था कि हाँ, ये काम करता है। और वही हुआ
कब लड़की आके मुझे भर लिए बाहों में, मैं उछल सा गया था। डर लगा, अरे ये क्या। जब लड़की खिलखिला के हंस पड़ती है ना, तब मैं भी हंस देता हूँ। तब वो लड़की कहती है, मैं तुम्हारे काम में बिजी थी, तुम्हारी बहन की शादी भी तो करनी है, मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम कर रही थी। अब देखो ये कुछ पैसे मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर पाई हूँ, अब इसको पकड़ो और फिर हम अपना काम से अब निपट लेते हैं। मैं समझ नहीं पाया इतनी जल्दी उसको जाने को क्या जल्दी थी। मैं उसको हाथ पकड़ता हूँ, कह रही रुको तो सही, रुको तो सही। कुछ देर बैठते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन वो लड़की बिल्कुल जल्दीबाजी में थी। कहने लगी मेरे पास में वक्त नहीं है, माँ जाग जाएगी, अगर जाग जाएगी तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ, तब मैं उससे पूछता हूँ कि तू कम मुझे रास्ते पर दिखाई नहीं दी आते हुए। हाँ, तब वो कहने लगी मैं तुमसे पहले आकर के झाड़ियों में छिपी हुई थी, मैं देखना चाहती थी, तुम्हें डराना चाहती थी। हाँ, तब मुझे लगा कि हाँ सच बोल रही है। आप जो जाने लगी ना, मेरे ना रोकने पर भी नहीं रुकी, मना करने पर भी कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसी रास्ते पर जाने लगी, उसी गांव की तरफ। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि हाँ इसी गांव के रहने वाली है। आज जब मैं वो बंडल खोलता हूँ, कपड़े से बंधा हुआ पोटली, हाँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तो रुपये से भरा हुआ था। इतना सारा रुपया देख करके मैं तो खुशी से उछल पड़ता हूँ। अरे इसमें तो मेरी बहन के धूमधाम से शादी होगी, मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे, ये तो बहुत सारा रुपया है। मैं खुशी से दीवाना हो जाता हूँ और आखिरकार मैं अपने सेठ के पास जाता हूँ। और सेठ से कहता हूँ कि मेरी बहन की शादी करना है, अब मुझे अब छुट्टी चाहिए। हाँ, छुट्टी देने में तैयार हो गया, लेकिन कहने लगा कि सैलरी अभी नहीं मिलेगी, जो वक्त है उसी पर मिलेगी। तब मुझसे कहता हूँ कि मेरी बहन की शादी करना है, मेरा पैसा दे दो। तब वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, वक्त पर तुम्हें मिल जाएगा, जिस तारीख को तुम्हें सैलरी मिलती है मैं तुम्हारा पूरा हिसाब कर दूंगा, तुम आकर ले जा रहा। अब मैं समझ गया कि कंजूस सेठ कभी सुधरने वाला नहीं है। मैं अपने घर पहुंचता हूँ। मैं खुशी के मारे उछलता हुआ मैं अपनी माँ को वो सारा रुपया दिखाता हूँ। माँ बड़ी बड़ी आंखें करके घूरती है। मेरे जो शराबी पिता थे वो भी आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई, कहाँ से लाया इतना रुपया। अपने स्टाइल में नशे में तो थे ही। तब मैं कहा कि मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ, ये मेरे परिश्रम की कमाई है और इसको मैं अपने घर पर लाया हूँ। मैं अपनी बहन की शादी अब धूमधाम से करना चाहता हूँ। अब वही हुआ, उन पैसों से मैं धूमधाम से अपनी बहन की शादी करता हूँ और उसके बाद सेठ से भी अपना हिसाब लाता हूँ। कुछ रुपया अभी भी मेरे पास में है, अभी भी रुपया मेरे पास में कमी नहीं है और उस रुपया से मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता। आखिरकार जो डेट बताई थी और वो लड़की फिर मिलने के लिए उसी डेट को उसी जगह पर पहुँचता हूँ। लड़की मेरे से पहले ही उस जगह पर आ चुकी थी, टहल रही थी, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं उसके पास में आता हूँ ना, वो थोड़ा परेशान दिख रही थी। अब मैं उसका परेशानी का कारण पूछता हूँ, तब वो कहने लगती है कि देखो मैं तुमसे वादा तो ज़रूर किया था ललित कि मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। माँ ने मेरी शादी कहीं और कर दिया है, सेट कर दिया है। मैं माँ को बहुत समझाया, लेकिन माँ नहीं मान रही है। ललित मुझे माफ़ कर दो, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी जरूर बनूंगी और ये लो कुछ और रुपये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम अपने लिए एक नया ट्रक खरीदो और तुम सेठ की नौकरी छोड़ो। आज के बाद तुम सेठ के पास नहीं जाओगे, तुम अपना ट्रक निकालो और खुद ट्रक का मालिक बनो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, मैं दूसरे गांव जरूर जाऊंगी शादी करके, लेकिन मैं तुम्हें देखने जरूर आऊँगी और आज के बाद इस जगह पर तुम कभी मत आना, मैं इस जगह पर कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, मुझे जब देखने का दिल होगा ना तो मैं तुम्हारे सपने में आऊँगी, मैं तुमसे प्यार भी करूँगी, गले भी लगाऊंगी और तुमसे बातचीत भी करूँगी, लेकिन सपने में। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। मैं तो बड़ा शौक में था कि मैं उस लड़की से इतना प्यार करता था, मोहब्बत करता था, मैं उससे शादी करने वाला था, लेकिन लड़की बिल्कुल मना कर दिया। कहने लगी मेरी माँ रिश्ता पहले ही तय कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है।
मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन माँ नहीं मानी। मैं उदास हो जाता हूँ तब मुझे समझाती है कि तुम बिल्कुल उदास मत हो, मैं तुम्हारा उदास चेहरा देख नहीं सकती। मैं कहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन दिन में नहीं, रात में। जब तुम सो जाओगे और मेरे बारे में सपने देखोगे तो मैं तुम्हारे सपने में नजर आऊँगी। हम उसी तरह से मिलेंगे जैसे हम मिला करते हैं। आखिरकार मुझे समझा बुझा करके विदा करती है। मैं उस लड़की के गम में बहुत दिनों तक पागल सा रहा। अब इतना पैसा मुझे दे दिया था कि मैं उस पैसे को उस लड़की के आगे महत्व समझ नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि इन पैसे का क्या महत्व है। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था, दिल लगाया था, मैं उससे शादी करना चाहता था और वो किसी और की हो जाएगी। आखिरकार मुझे अब उसकी बात मानना ही पड़ा। अब उसकी जो इच्छा थी मुझे पूरा करना ही था। मैं ट्रक खरीदता हूँ और फिर मैं ट्रक के मालिक बन जाता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को भुला नहीं पाता हूँ। मन में हमेशा वो याद रहती है। अब तो मैं उस जगह पर जाने से कोई फायदा भी नहीं है, लड़की ने मना कर दिया है। हाँ, अपने कहे अनुसार वो मेरे सपनों में जरूर आती है। जब उसके बारे में सोचता हूँ, तड़पता हूँ, याद करता हूँ, नींद नहीं आती ना, तो मेरे सपने में आ जाती है। अब फिर हम उसी जगह पर, वो जो पेड़ का है, हैंडपंप है, जो कमरा है, वही सब चीज़ मुझे नज़र आता है। अब फिर हम उसी कमरे में चले जाते हैं, उसी का पलंग बिछा होता है, हम वहाँ प्रेम मोहब्बत करते हैं। अब फिर जब सुबह मेरी आँख खुलती है ना, तो मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैं उस लड़के के साथ सपने में था या फिर रियल में। ये कुछ बातें ऐसी होती ना जो मैं समझ नहीं पाया। जब मैं उठता था ना तो लगता था कि अभी अभी मेरे बगल से उठ के गई हो, बहुत तेजी से। मेरी नज़रें पीछा करती है, तब तक वो गायब हो जाती है। मैं उसको समझने में बहुत टाइम लगाया, लेकिन जब मैं समझा ना तो मैं रोने लगा था। उसकी याद में उसने मेरे लिए ना जाने क्या क्या किया। मुझे पैसे से मदद किया, मुझे इस योग्य बनाया, और आखिरी बार मुझसे मिली थी वो मुझे सब कुछ याद था। तब मैंने उसका चेहरा देखा था, उसकी तड़पन देखी थी अंदर की। जब मुझसे बिछड़ रही थी तब उसका दिल रो रहा था, जैसा मेरा दिल रो रहा था उसका दिल वैसे ही रो रहा था। आखिरकार मैं जब उसको समझा, जब एक बाबा से मिला था, और वो बाबा कोई और नहीं, वही बाबा थे जिनसे मैं जल लेकर के आया था। संजोग भाग से मैं जब ट्रक लेकर जा रहा था और वो रास्ते में नजर आ रहे थे, उसी रोड पर जा रहे थे। जब वो उन बाबा को देखता हूँ न तो मैं पहचान जाता हूँ कि अरे ये बाबा ने मेरी मदद किया था। मैं ट्रक रोकता हूँ, बाबा का चरण स्पर्श करता हूँ, बाबा मुझे पहचान नहीं पाते, और तब मैं सब कुछ बातें याद दिलाता हूँ। बाबा मेरी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, बेटा जो तुम जल लेके गए थे उससे तुम्हारा काम हो गया। और तब मैं कहा, हाँ बाबा काम हो गया, लेकिन बाबा आपसे एक सवाल पूछना है। बाबा कहने लगे, एक क्या तुम दो पूछो, बताना तो मेरा काम है ना। मैं ऐसे ही लोगों को मदद करता रहता हूँ। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि बाबा क्या आत्मा अगर मरी हुई लड़की है, अगर उसकी आत्मा चाहे तो क्या लड़की को रूप धारण करके किसी लड़के के साथ रह सकता है, उसके साथ प्यार कर सकती है? मेरे पूछने का जो तात्पर्य था, मैं उस लड़की के बारे में, अपनी सहेली के बारे में, अपनी दोस्त के बारे में सब जानना चाहता था, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था धीरे धीरे कि वो सपने में आती थी ना तो मेरे साथ में जो करती थी और मुझे कुछ अनुभव होता था। और जब वो जाती थी ना, झटके से उठती थी, तब में मुझे लगता था कि वो अभी भी गई है। मेरी आँख खुल गई, अब मैं उसको जाते हुए एक क्षण के लिए देखता हूँ, और तब मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये आम लड़की नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा है, लेकिन ये भली प्रेत आत्मा है, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाती। और तब मैं पूरी कहानी अब बाबा के आगे रखता हूँ, अब बाबा से पूछता हूँ कि बाबा कोई अगर भली आत्मा चाहे तो क्या मनुष्य का रूप धारण करके किसी लड़की के साथ में प्रेम कर सकती है? क्या उसको कोई बांध करके घर में कैद रख सकता है? बाबा दोनों का जवाब बिल्कुल सही दिए। कहने लगे, हाँ बाबा, हाँ बालक, ऐसा कुछ दुष्ट तांत्रिक होते हैं जो भली आत्माओं को कैद कर लेते हैं
अपना काम निकालने के लिए। और वो भली आत्माएं उन तांत्रिकों के चंगुल में फंस जाती है। उसको एक स्थान में, एक सुनसान घर में कैद कर देती है, जहाँ पर वो चाह करके भी नहीं निकल सकती। और हाँ, वो चाहे तो बिल्कुल अपना अब रूप बदल करके एक साधारण सी लड़की बन सकती है, किसी लड़के से प्यार भी कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तब मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ कि बाबा, मैंने आपसे जल ले गया था ना। मैं एक भली आत्मा को अब एक चक्रव्यूह से आज़ाद कराया था, लेकिन सब अनजाने में। अगर मैं जान लेता कि वो प्रेतात्मा है ना, तो मैं उसको आज़ाद नहीं करा पाता। पूरी कहानी सुनाने लगता हूँ। बाबा मेरी तरफ देखने लगते हैं, जैसे उन मेरी बातों पर उनको यकीन नहीं हो रहा है। और जब पूरी बात समझ लेते हैं ना, तब कहते हैं कि बिल्कुल बच्चा, वो भली आत्मा थी, अच्छा किया तुमने उसका मदद किया। और वो जरूर किसी खतरनाक तांत्रिक के चंगुल में फंस गई होगी, और तूने अब उसको कैद से आज़ाद करा के बहुत बड़ा धर्म का काम किया है, पुण्य का काम किया है। और इसीलिए वो आत्मा तुम पर प्रसन्न थी। और देखो, तुम्हें दौलत दिया ना, धन दिया ना, आज अमीर बन गए ना। हाँ, अब वो शादी नहीं कर सकती। अब हो सकता है कि जो तुम्हारे सपने में आके मिलती हो वही हो। अब तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, लेकिन जैसे तुम बता रहे हो ना, पूरी कहानी बता रहे हो, वो वही आत्मा है, वो तुम्हारे सपने में आती है। मैं हंस के कहने लगा कि बाबा, अब इससे बचने का क्या उपाय है? तब बाबा कहते हैं कि शादी कर लो, सिंपल सी बात है, शादी कर लो और देखो वो आत्मा तुम्हारी साथ छोड़ देगी। अगर वो तुमसे मिलना चाहेगी तो लड़की को रूप धारण करके आएगी, वो तुम्हारे सपने में नहीं आएगी। और वही होता है। अब पिछले 6 महीने के बाद मेरी शादी हो जाती है। अब उसके बाद सही बाबा ने कहा था कि जब तेरी शादी हो जाएगी, वो आत्मा तेरा साथ खुद छोड़ देगी, वो तुम्हारे सपने में नहीं आएगी। और वही होता है। अब मैं बिल्कुल उससे आज़ाद हो चुका हूँ। मेरी पत्नी आने के बाद में अब वो मेरे सपने में नहीं आती, ना मैं ऐसा कोई अनुभव करता हूँ। हाँ, उसकी याद जरूर आती है। उस जो पुण्य आत्मा थी, मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था। इतना सारा धन दिया, मेरी बहन की शादी कराया, मुझे गरीबी से बाहर निकाला। उस लड़की ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं जितना भी उसका अब धन्यवाद करूँ ना, वो बहुत कम होगा। और आखिरकार अब मेरा बाल बच्चे भी हो गए। लेकिन कभी कभी जो मुझे याद आती है ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। तो दोस्तों, ये थी ललित की भेजी हुई घटना, ललित ट्रक ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।